मेरा क्या कसूर 208-209 एपिसोड। रात का समय नियति किचन में काम कर रही थी और अंश और पीहू दोनों ही अपने मोम देव के रूम में बेड पर बैठे थे। अंश बेड पर रखे खिलौनों के साथ खेल रहा था और पीहू अपना होमवर्क कर रही थी। इस समय मिताली अपने कमरे में थी और आदर्श और वीर दोनों ही ऑफिस से घर लौटकर नहीं आए थे। और इधर परी हॉल में बैठी पीहू को परेशान करने का कोई बहाना ढूंढ रही थी और यही सोच रही थी वो कैसे पीहू को उसकी ही मोम से डांट के साथ मार भी दिला दे। यही सब सोचते हुए ही परी अपनी जगह से खड़ी होकर ऊपर कमरे की तरफ बढ़ जाती है और कमरे में आने के बाद वो देखती है अंश अपने खिलौने के साथ खेल रहा है और पीहू बेड पर ही बैठी अपना होमवर्क कर रही है। ये देख परी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भी बेड पर चढ़ जाती है और पीहू को देखने लगती है जो बड़े ही ध्यान से अपना काम कर रही थी। जिसे ऐसे देख परी झट से पीहू की नोटबुक खींचकर अपने हाथ में ले लेती है। जिसके ऐसा करते ही पीहू उसे हैरानी के साथ देखते हुए बोली, परी मुझे मेरी बुक वापस करो, मुझे मेरा होमवर्क पूरा करना है। पीहू तुम्हें होमवर्क पूरा करना है? हाँ परी, मुझे मेरी बुक वापस करो, मुझे मेरा होमवर्क पूरा करना है। ठीक है तो लो, कर लो अपना होमवर्क पूरा। इतना बोल परी पीहू की नोटबुक के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और उसे पीहू के ऊपर फेंक बोली, लो कर लो अपना होमवर्क। इतना बोल परी जोरों से हंसने लगती है और परी की इस हरकत को देख पीहू की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो परी को देख रोते हुए बोली, ये तुमने क्या करी परी, तुमने मेरी बुक क्यों फाड़ी? तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मेहनत से सारे नोट्स तैयार की थी और तुमने मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। तुम सच में बुरी हो परी, तुम गंदी हो। गंदी बोल पीहू अपनी बुक के टुकड़ों को अपने हाथ में उठाकर देखने लगती है और अंश जो ये सारा नज़ारा खुद अपनी आंखों से देख रहा था और उसने ये भी देखा किस तरह परी ने उसकी दीदी की बुक फाड़ी और अपनी गलती की माफ़ी मांगने की जगह परी जोरों से हंस रही होती है। ये देख अंश को परी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से में परी का हाथ पकड़ उसके हाथ में काफ़ी जोर से अपने दांत गड़ा देता है। जिसके ऐसा करते ही परी जोर से चीखी, मम्मा। बोलते हुए ही वो जोर से रोने लगती है और रोते हुए ही अंश से अपना हाथ छुड़ाने लगती है, मगर अंश परी के हाथ को छोड़ता ही नहीं और काफ़ी जोर से परी के हाथ में काट देता है, जिस कारण परी के हाथ में अंश के अभी आ रहे नए दांत घुस जाते हैं और उस जगह से खून निकलने लगता है। जिसे देख पीहू अंश को देख बोली, छोड़ दे अंश, छोड़, ये हमारी बहन है और अपनी ही बहन को कोई ऐसे काटता है क्या? बोलते हुए ही वो अंश के मुंह से परी का हाथ छुड़ा लेती है, मगर परी वो गुस्से से ही रोते अंश को देख बोली, गंदे लड़की, तुम बहुत ही ज्यादा गंदे और बुरे हो, तुमने मेरे हाथ में इतनी जोर से काट मेरा खून निकाल दिए, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलते हुए ही परी अंश को जोर से धक्का देती है और परी इतनी जोर से अंश को धक्का देती है जिस कारण अंश लुढ़कते हुए जाकर बेड से नीचे गिर जाता है। जिसे गिरते देख पीहू जोर से चीखी अंश और उसके चीखते ही अंश बेड से नीचे गिर जाता है और उसका सर जाकर फर्श से टकरा जाता है और फर्श से टकराते ही अंश के सर से खून निकलने लगता है और वो जोर से चीखते हुए रोने लगता है। जिसे ऐसे चीखते हुए रोते देख पीहू झट से खुद भी गिरते पड़ते अपने भाई के पास जा उसे उठाने लगती है, मगर परी वो अंश के सर से खून निकलते देख डर जाती है और उसे अब काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है। इधर किचन में नियति काम कर रही थी, मगर जैसे ही उसके कानों में पहले परी और उसके बाद पीहू और अंश के जोर से चीखने और रोने की आवाज़ पड़ती है, वैसे ही नियति जल्दी से गैस बंद कर दौड़ते हुए किचन से निकलकर ऊपर कमरे की तरफ भागती है और कमरे में पीहू रोते हुए अपने भाई को शांत करवाने की कोशिश कर रही होती है, मगर अंश चीख चीख कर रोए जा रहा था। जिसे ऐसे रोते देख और अपने भाई के सर से खून बहते देख पीहू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसकी भी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगते हैं। तभी वहां पर मिताली और नियति दोनों ही भागते हुए आती हैं और जैसे ही वो दोनों अंदर का नज़ारा देखती है वैसे ही वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, मगर नियति वो तो जल्दी से ही अंश के पास जा उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उसे अपने सीने से लगा खुद भी रोते हुए अपने बेटे को शांत करवाने लगती है, मगर अंश वो तो शांत ही नहीं होता है, वो बस रोए जा रहा होता है, वो भी चीख चीख कर, जिस कारण नियति काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बड़ी ही मुश्किल से अंश को किसी तरह शांत करवाती है और शांत करने के बाद अंश के माथे से बह रहे खून को साफ कर उसमें बैंडेज कर देती है और अंश को देखती है जो अभी भी अपना मुंह बनाए हल्का सिसक रहा होता है। जिसे ऐसे देख नियति अंश को मिताली की गोद में दे काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ पीहू और परी दोनों को देखने लगती है, मगर वो एक शब्द भी उन दोनों से बोलती नहीं है। जिसे कुछ ना बोलते देख परी डरते हुए ही बोली, मम्मा मैंने कुछ भी नहीं की। वो तो इस पीहू ने ही अंश को बेड से नीचे गिरा दी
कसम से मम्मा मैंने कुछ भी नहीं की। इतना बोलते हुए ही वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती हैं। मगर नियति उसकी आंखों में तो इस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्सा छाया होता है, क्योंकि नियति अंश से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और अंश की आंखों में एक बूंद आंसू भी आ जाए ये नियति से बर्दाश्त नहीं था। इसलिए नियति गुस्से में ही पीहू और परी दोनों को देख रही थी। और जैसे ही नियति परी की बात सुनती है वैसे ही नियति को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से में परी का हाथ पकड़ उसे बेड से नीचे उतार जोर से चिल्लाते हुए एक मेड को आवाज़ देकर बुलाती है। और नियति की गुस्से से भरी आवाज़ को सुनते ही सारे मेड भागकर उसी कमरे में आ जाते हैं, जिन्हें देख नियति जोर उन्हें देख बोली अभी के अभी परी का सारा सामान पैक करो और उसे बाहर गाड़ी में रख बाओ। जैसे ही मेड इस बात को सुनते हैं वैसे ही वो सभा में अपना सर हिला परी का सामान पैक करने लगते हैं। मगर परी वो तो नियति की बात सुन हैरान हो जाती है और उसी हैरानी के साथ बोली ये आप क्या बोल रही हो मम्मा, आप मेरा सामान ऐसे पैक क्यों करवा रही हो? उद्धरण चिन्ह। परी की बात सुन नियति उसे वैसे ही गुस्से में देख बोली बस करो परी, बस अब बहुत हुआ तुम्हारा झूठ बोलना और साजिशें करना। अब हम और ये सब नहीं सह सकते हैं, ना ही अपने घर में इस तरह कलेश देख सकते हैं। अब तक हम तुम्हारे सारे झूठ, तुम्हारी सारी बदतमीजी सब कुछ सहते आ रहे थे। यहाँ तक खुद गलती करने पर भी तुम खुद विक्टिम बन हमारी बेटी पीहू को फंसाते आ रही हो। हम ये सब भी चुपचाप देखते और भुलाते आ रहे हैं, बस यही सोचकर एक दिन तो तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा और तुम सुधर जाओगी। मगर नहीं, हम गलत थे परी, हम सच में गलत थे। हम तुम्हें कितना भी प्यार क्यों ना दे, तुम्हें कितनी भी समझाने की कोशिश क्यों ना करे, मगर तुम हो कि कभी कुछ समझ ही नहीं सकती हो। और अब हम इसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है और अब हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तुम अपनी इन साजिशों में हमारे बेटे को बीच में लाओ और उसे चोट पहुंचाओ। इसलिए यही बेहतर होगा तुम अपने घर वापस चली जाओ और हमें हमारे घर में शांति से रहने दो। इतना बोल नियति परी का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए अपने साथ बाहर ले जाने लगती है। नियति परी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगती है, जिसे ऐसा करते देख परी रोते हुए बोली मम्मा मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं की मम्मा, मैंने सच में कुछ नहीं की, प्लीज़ मम्मा आप मुझे खुद से दूर मत करो, मम्मा मेरी बात सुनो, मैं सच बोल रही हूँ। रोते हुए ही परी नियति से बोले जा रही थी, मगर नियति वो परी की किसी भी बात को नहीं सुनती है। ना ही परी आंखों में आए उन आंसुओं को देख नियति का दिल जरा सा भी पिघलता है, क्योंकि परी सच में दया दिखाने के लायक नहीं होती है और नियति ने इन कुछ दिनों में ही इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी। इसलिए नियति परी को कार में बिठा देती है और खुद भी कार में बैठने लगती है। तभी वहां पर पीहू और मिताली भी आ जाते हैं और मिताली की गोद में अंश भी होता है। पीहू अपनी मोम को देख बोली प्लीज़ मोम, परी को यहाँ से मत भेजो ना, परी की इन सब में कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है जो मैं ही अपने भाई को समय पर बचा नहीं पाई। पीहू की बात सुन मिताली भी बोली ये क्या तरीका है नियति, परी अभी बच्ची है, हो गई उससे गलती, अब इसके लिए तुम उसे घर से निकाल दोगी क्या, वो भी रात के समय में? इस बार माफ कर दो बेटा, वो आगे से ध्यान रखेगी। नहीं माँ नहीं, अब और नहीं, अब हमें हमारे घर में सुख और शांति चाहिए, हम भी थक चुके हैं इतनी छोटी सी उम्र में इसकी इन सभी साजिशों को देखते हुए। जब से ये हमारे घर में आई है तब से ही कुछ न कुछ ऐसा करते आ रही है जिससे पीहू को चोट पहुंचे। सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी हम शांत रहे ये सोचकर कभी तो परी समझेगी, मगर नहीं माँ नहीं, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती है और अब हम इसे ज़्यादा ना बोलना चाहते हैं ना ही कुछ सुनना चाहते हैं। इतना बोल नियति कार में बैठ जाती है और ड्राइवर को देख बोली चलो भैया यहाँ से, जिसे सुन ड्राइवर भी कार आगे ले लेता है और उन्हें जाते देख पीहू रोते हुए मिताली को देख बोली दादी मोम क्यों ऐसा कर रही है, परी तो मोम की अपनी बेटी है ना, तो फिर मोम क्यों परी को खुद से दूर कर रही है। बोलते हुए ही पीहू जोर से रो रही होती है, जिसे ऐसे रोते देख मिताली पीहू को अपने साथ अंदर ले जाती है और इधर गाड़ी के अंदर परी रोते हुए ही बोल रही होती है मम्मा प्लीज़ मम्मा मुझे खुद से दूर मत करो, मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। परी की बात सुन नियति परी का हाथ जिस पर अंश ने काटा था उसे पकड़ कार में ही रखे मेडिकल बॉक्स से दवाई निकाल उस पर लगाते हुए बोली प्यार नाम तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता है परी, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती तो कभी भी वो सब नहीं करती जो तुम करते आ रही हो। जब तुम आई थी तब हमें ऐसा लगा जैसे अब हमारे तीनों बच्चे हमारे साथ हैं और तुम तीनों को एक साथ देख हम काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे, पर तुमसे या किसी और से हमने ये बात नहीं बोले थे। पहले हमने तुम्हें जितनी भी नफरत, जितना भी गुस्सा दिखाए वो सब नाटक था,
क्योंकि हम तुमसे प्यार करते थे बेटा, क्योंकि हम तुम्हारी माँ है, जन्म दिया है हमने तुम्हें, इसलिए चाहकर भी हम कभी तुमसे नफरत कर ही नहीं सकते हैं। मगर तुम इतनी छोटी सी उम्र में ही अपने पिता की तरह बनते जा रही हो, जिसे समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर हम अपना कलेजा भी निकाल कर तुम्हारे सामने रख दे तब भी तुम नहीं सुधरने वाली हो, इसलिए अब बस बहुत हुआ। तुम अपने डैडी के पास जाओ और उसी के पास रहो। वैसे भी तुमने तो अपने डैडी को चुना था, हमें नहीं, तो फिर क्यों तुम अब हमारे साथ रहना चाहती हो? इतना बोल नियति शांत होकर खिड़की से बाहर देखने लगती है और परी रोते हुए बस नियति को ही देखे जा रही थी। रोहन का घर। रोहन अपने घर के लिविंग रूम में ही बैठा किसी से बात करते हुए बोला, खत्म कर दो उस आदर्श राजपूत को और उसे ऐसी मौत देना जिसके बाद कोई भी रोहन राज से टकराने के बारे में सोचे भी ना। और हाँ, आज मेरा काम हो ही जाना चाहिए। जिसे सुन दूसरी तरफ से कुछ बोला जाता है, जिसे सुनकर रोहन कॉल कट कर देता है और अपने फेस पर एक डेविल मुस्कान लिए खुद से ही बोला, बस आज रात मिस्टर राजपूत, आज की ये रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है, क्योंकि तुम जाओगे नहीं तो नियति मेरे पास आएगी कैसे, इसलिए तुम्हें तो जाना ही होगा ना। बोलते हुए रोहन हंस रहा होता है और वो अभी हंस ही रहा होता है, उतने में ही नियति परी का हाथ पकड़े काफी ज्यादा गुस्से में ही जोर से एक धक्का देकर उसके घर का डोर खोलती है और अंदर आ जाती है। मगर रोहन जो सामने ही सोफे पर बैठा तो वो इस तरह इतनी जोर की आवाज से डोर खुलते देख हैरान होता है और जब वो अपने सामने खड़ी नियति को इतने ज्यादा गुस्से में देखता है तो उसके फेस पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो नियति को ही देखने लगता है, जिसे खुद को देखते हुए पाकर नियति गुस्से में ही आगे बढ़ परी का हाथ, रोहन का हाथ पकड़ उसके हाथ में देते हुए गुस्से से बोली, अपनी बेटी संभालो रोहन राज, और अपनी बेटी को अपने पास ही रखो, जो ना ही शकल सूरत में तुम्हारी तरह है बल्कि सीरत भी तुम्हारी ही पाई है। और तुमने इसे इन 1 साल में अपनी ही तरह बना भी लिए हो, जिसे हमने अपने पेट में 9 महीने रखे, दर दर की ठोकरें खाए, लोगों के यहाँ काम किए, उनके घर झाड़ू पोछा बर्तन तक साफ किया, और इतना सब करने के बाद जिसे जन्म दिया, 5 साल अपने साथ रखने पर भी हम इसे अपनी तरह नहीं बना पाए। मगर 1 साल के अंदर ही तुमने इसे अपनी तरह बना लिए हो, तो फिर अपनी बेटी अपने पास ही रखो और हमें हमारी जिंदगी में शांति से रहने दो। वैसे भी कोर्ट में कस्टडी का फैसला तुम्हारे पक्ष में सुनाया गया था, तो फिर क्यों तुमने अपनी बेटी को हमारे पास हमारे घर भेजा? अपनी बेटी अपने पास रखो और हमें अपनी जिंदगी में खुश रहने दो। इतना बोल नियति वहां से जाने लगती है, जिसे जाते हुए देख रोहन हंसते हुए बोला, नियति नियति नियति, तुम सच में कितनी भोली हो ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम पहले हुआ करती थी। तुमने परी को समझने में सच में काफी ज्यादा बड़ी भूल कर दी। तुम्हें तो तभी समझ जाना था जब मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे पास जाकर रहने दिया। उसके पीछे मेरा कोई मतलब है, मगर अफसोस की बात है तुम वो कभी समझ ही नहीं पाई। और जब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो तुम्हें क्या लगता है नियति यहाँ आने के बाद तुम यहाँ से वापस जा सकती हो? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम पूरी तरह से गलत हो। नियति इतना बोल रोहन जोरों से हंसने लगता है और रोहन की बात सुन नियति को अब डर लगने लगता है, मगर वो रोहन के सामने अपने अंदर का डर दिखाती नहीं है, बल्कि गुस्से में उसे देखते हुए बोली, तुम कभी सुधर ही नहीं सकते हो। इतना बोल नियति वहां से बाहर जाने लगती है, जिसे बाहर जाते देख रोहन के चेहरे पर एक शैतानी चमक आ जाती है और वो नियति को देखने लगता है, जो काफी तेजी से बाहर की तरफ जा रही होती है और नियति इससे पहले दरवाजे से बाहर निकल पाती, उससे पहले ही पीछे से कोई नियति के सर पर किसी भारी चीज से वार करता है, जिस कारण नियति की एक तेज चीख निकल जाती है और वो वही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उद्धरण चिन्ह।